प्रिय छात्रों, पुनः आपका एक बार स्वागत है डॉक्टर अमित की पाठशाला में। छात्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इतिहास क्या है। इतिहास की परिभाषा को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इतिहास जो है वो मानव जीवन की अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन है। इसके बाद छात्रों, हम लोगों ने ये देखा था कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया में उन्होंने ग्रीको पर्शियन युद्ध का वर्णन किया है और इस पुस्तक को ही इतिहास का पहला पुस्तक भी कहा जाता है। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसके अलावा पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इतिहास का प्रारंभ कैसे होता है। जैसे कि हमने ये बात की थी कि जो इस धरती की उत्पत्ति हुई वो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसके बाद बहुत लंबे समय तक धरती पर बारिश होती रही। बारिश होने के बाद समुद्र का निर्माण हुआ और समुद्र में ही एक कोशीय जलीय जीव के रूप में जीवन की उत्पत्ति हुई। जो जीवन की उत्पत्ति हुई वो लगभग 4.2 अरब वर्ष पहले हुई थी। कहीं कहीं पे आपको 3.8 वर्ष भी मिलता है। तो 4.2 से लेकर के 3.8 अरब वर्ष के बीच के काल में ही जीवन की उत्पत्ति धरती पर हुई थी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो मानव की उत्पत्ति इस धरती पर देखी जाती है वो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व के बीच में देखी जाती है, जो होमो डायनेस्टी का एक तरीके से होमो सेपियंस तो बहुत बात का है, होमो जो वंश है उसको उसकी उत्पत्ति होती है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो मानव की जो उत्पत्ति धरती पर भी उसका अस्तित्व प्रारंभ में लगभग 1 करोड़ साल पहले से ही मिलना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई है जहाँ पे गुजरात में एक मानव का अस्थियां मिली हैं, मानव के कुछ एविडेंस मिले हैं जो ये बताते हैं कि ये जो मानव रहा होगा वो लगभग 1 करोड़ साल पहले इस धरती पर रहा होगा। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। इसके अलावा पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री क्या होती है। हम लोगों ने चर्चा किया था कि प्री हिस्ट्री मानव जीवन का वह इतिहास है जिसका अध्ययन हम सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कर सकते हैं, यानी कि प्री हिस्ट्री इज द हिस्ट्री which can be studied only by the sources of archaeology। सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है? प्रोटो हिस्ट्री मानव जीवन का, मानव इतिहास का वह भाग है जिसका अध्ययन हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक स्रोत और साथ ही साथ हमारे पास इस समय के बारे में कुछ लिखित साक्ष्य भी हैं, लेकिन लिखित साक्ष्यों को भी पढ़ा नहीं जा सका है, अभी समझा नहीं जा सका है। तो प्रोटो हिस्ट्री इतिहास का वह पेज है जिसका अध्ययन हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से करते हैं। साथ ही साथ इस समय के बारे में कुछ लिखित साक्ष्य भी हैं, जैसे कि हड़प्पा की लिपि जिसको कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये आपका प्रोटो हिस्ट्री हो गया। फिर हिस्ट्री क्या होता है? तो हिस्ट्री मानव इतिहास का वह भाग है जिसका अध्ययन हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक स्रोत और साथ ही साथ लिटरेरी सोर्सेस यानी लिखित साक्ष्यों के आधार पर कर सकते हैं। जैसे कि आप महाजनपद काल को ले सकते हैं, या जैसे कि आप महाजनपद के बाद फिर मौर्य काल को ले सकते हैं, गुप्त काल को ले सकते हैं, या मध्यकाल को ले सकते हैं, या आधुनिक इतिहास को ले सकते हैं। ये चीज हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। इसके अलावा पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो प्राचीन इतिहास है उसकी समयावधि जो है वो मानव जीवन के उत्पत्ति से लेकर के यानी आरंभिक काल से लेकर के और 6वीं शताब्दी तक है, यानी लगभग 700 एडी तक का समय जो है वो आपका आता है प्राचीन काल में। इसके बाद जो मध्यकाल है वो 700 एडी से लेकर के और 1707 तक का इतिहास है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो 700 एडी से लेकर के और 1206 एडी तक का जो इतिहास है उसको हम अर्ली मिडिवल हिस्ट्री यानी प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। तो इस तरह से आप मध्यकालीन इतिहास को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। तो प्रारंभिक मध्यकालीन जो इतिहास है वो 700 एडी से लेकर के और 1206 तक का इतिहास है, और जो मध्यकाल है वो 1206 एडी से लेकर के और 1707 तक का इतिहास है।
फिर 1707 एडी के बाद का जो इतिहास है और 1947 तक का जो इतिहास है, इसको हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। इसके अलावा छात्रों एक और शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको कि हम समकालीन इतिहास कहते हैं, यानी कंटेम्पोररी हिस्ट्री कहते हैं। तो कंटेम्पोररी हिस्ट्री हमारी 1947 यानी 1947 भारत की स्वतंत्रता के बाद से शुरू होती है, इसको हम समकालीन इतिहास कहते हैं। तो ये इतिहास का एक जो क्रमिक जो विकास है उसको हमने देखा। इसके अलावा छात्रों आप लोगों को पिछले क्लास में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो औपनिवेशिक इतिहासकार रहे हैं, कॉलोनियल हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने लंबे समय तक भारतीय इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल के रूप में विभाजित किया है। तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि भारतीय इतिहास का उन्होंने धार्मिक तौर पर अध्ययन करने का प्रयास किया, धार्मिक तौर पर वर्णित किया और एक सांप्रदायिक आधार पर भारतीय इतिहास का काल निर्धारण किया औपनिवेशिक इतिहासकारों ने। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। और लेकिन अगर जब हम बात करते हैं हिंदू काल की, मुस्लिम काल की, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जिस काल को हम हिंदू काल कहते हैं उस काल में हिंदू धर्म के अलावा भी कुछ धर्म पर्याप्त मात्रा में प्रभावशाली थे। जैसे कि आप बौद्ध धर्म को ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे, या फिर जैन धर्म को ले सकते हैं। इसीलिए उसे हिंदू काल कहना आज के इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही अगर हम मुस्लिम काल को देखें तो ऐसा नहीं है कि पूरे मध्यकाल में या पूरे मुस्लिम शासन काल में पूरे भारत में मुस्लिम शासक थे। भारत के बहुत सारे क्षेत्र, जैसे अगर हम राजस्थान के क्षेत्र को देख लें तो पूरे राजपूताना क्षेत्र था, या इसके अलावा अगर हम देखें तो दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे वो लगभग मुस्लिम शासकों के नियंत्रण से मुक्त थे। कुछ ऐसी परिस्थितियां कुछ समय के लिए आई जब कुछ समय के लिए इनको मुस्लिम शासकों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन लगभग समय में ये जो क्षेत्र थे दक्षिण भारत या फिर राजपूताना क्षेत्र, ये मुस्लिम शासकों से मुक्त ही रहे। तो इसलिए इसको भी मुस्लिम काल कहना उचित नहीं होगा। इन्हीं कारणों के कारण जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो मुस्लिम काल या हिंदू काल या ब्रिटिश काल के स्थान पर जो दूसरे शब्द जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास शब्द का प्रयोग करते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा था। छात्रों इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कि भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी द टर्म हाउ द टर्म इंडिया ओरिजिनेटेड, भारत शब्द की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। तो छात्रों इस आज के लेक्चर में हम कुछ जो मैंने पीपीटी में कुछ थीम्स जो मैंने मेंशन किया है वो आप देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे आपको की पॉइंट्स मिलेंगे जो कि इस पीपीटी में नहीं है, लेकिन वो मैं अपने आज के इस लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग कुछ पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं, इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर के अपने साथ बैठिए। छात्रों जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम जो संदर्भ मिलता है वो हमें मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक जन यानी एक कबीले की चर्चा की गई है जिसका नाम है भरत, यानी भरत कबीले के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इसके अलावा भारत देश को जम्बू द्वीप भी कहा गया है। जम्बू द्वीप जो है वो भारत देश का दक्षिणी भाग था। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो सिंधु नदी के द्वारा जो सिंचित प्रदेश था उसको इंडिया कहा गया। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हखामनी ईरानियों द्वारा ये शब्द प्रयोग किया गया था। क्या शब्द प्रयोग किया गया था? इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो फारसियों का पवित्र ग्रंथ जिंद अवेस्ता है उसमें भी सरस्वती की 7 सहायक नदियों के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है जिसको कि सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। इसके अलावा जो यूनानी संदर्भ हैं, यूनानी जो स्रोत हैं, उनमें यह कहा गया है कि यह शब्द जो ईरानियों से उधार लिया गया, ठीक है, उधार लेकर के, और इस शब्द को फिर इंडोस के नाम से जाना, इंडोस, जो बाद में जाकर के फिर इंडिया बन गया। इसके अलावा अगर हम कुछ मध्यकालीन जो बाहर से जो भी लोग आए, जैसे मुस्लिम शासक जो आए या मुस्लिम जो इन्वेडर्स आए, अगर हम उनके स्रोतों को देखें तो वो लोग सिंधु नदी को हिंदू कहते थे, हिंदू रूप में उच्चारित करते थे, और हिंदू से उन लोगों ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। यानी कि जो हिंदू हैं
जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उनको, जो मध्यकाल में जो अरब या फारसी लोग आए या फिर आप तुर्क आए, इन लोगों ने जो सिंधु नदी के किनारे लोग थे उनको इन लोगों ने हिंदू कहना प्रारंभ किया। तो इस तरीके से हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके अलावा छात्रों, जो कुछ पुराण हैं उसमें भी हमें वर्णन मिलता है भारत का। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप विष्णु पुराण को ले सकते हैं। विष्णु पुराण में भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, यानी भौगोलिक जो सीमा है, उसका वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में एक श्लोक दिया है जिसमें कहा गया है कि उत्तरम यच्छ समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारतीयत्र संतति। यानी कि जो समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है तथा वहां की संतति जो है वो भारतीय है। इस तरीके से आप देखते हैं कि जो भारत का वर्णन मिलता है वो विष्णु पुराण में भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री का वर्णन मिलता है। जैसे आप लोग देखते हैं आधुनिक जो इतिहास का जो डिबेट है, जो डिस्कोर्स है, उसमें अक्सर जो कुछ इतिहासकार हैं, कुछ मैं पिछले क्लासेस में जो आगे की जो क्लासेस में लूंगा उसमें मैं हिस्टोरियोग्राफी की बात करूंगा, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो है इंडियन हिस्टोग्राफी की, मैं उसकी बात करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि भारत के संदर्भ में अलग अलग जो स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है या नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, तो उनके इतिहासकार किस तरीके से भारत को संदर्भित करते हैं। तो कुछ इतिहासकार हैं जिनका ये कहना है कि भारत तो आधुनिक, भारत का जो संकल्पना है ये आधुनिक संकल्पना है। प्राचीन काल में भारत नहीं था, भारत विभिन्न हिस्सों में बटा हुआ था, भारत एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं था भारत की। लेकिन हम जब विष्णु पुराण को पढ़ते हैं तो उसमें भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री को बहुत क्लियर कट डिफाइन किया गया है। तो ये कुछ स्रोत हैं जो कि भारत के बारे में वर्णन हमें करते हैं। इसके अलावा छात्रों हम देखते हैं कि जो प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार रहे हैं, जिनको कि हम हेरोडोटस इतिहास का पिता भी कहते हैं, उन्होंने भी भारत शब्द का प्रयोग किया है, भारत के बारे में डिफाइन किया है। और इस एरिया में यानी भारत के क्षेत्र में उन्होंने इंडोस शब्द का प्रयोग किया है। भारत शब्द का प्रयोग न करके उन्होंने इंडोस शब्द का प्रयोग किया है। और वो ये कहते हैं कि इंडोस एरिया में जो पर्शियन साम्राज्य था उसको उन्होंने क्षत्रपी साम्राज्य कहा है, क्षत्रपी साम्राज्य कहा है। तो इस तरीके से हम हेरोडोटस के भी पुस्तक में हम वर्णन पाते हैं इंडोस का, यानी इंडिया शब्द का हम वर्णन पाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ चीनी स्रोत हैं, वो भी, जैसे कि चीनी स्रोत जो हैं वो भारत के लिए तिएनचू अथवा चुआंतू शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जो वेनशांग है, वेनशांग ने भारत के लिए यिनतू शब्द का प्रयोग किया है। यिनतू ये शब्द है जिसको कि वेनशांग ने भारत के लिए प्रयोग किया है। तो ये एक जो विदेशी इतिहासकार हैं या जो चीनी इतिहासकार हैं उन्होंने इस तरीके से भारत को वर्णित किया है। इसके अलावा अगर हम, जैसे अभी हमने चर्चा की ऋग्वेद की या विष्णु पुराण की, ये धार्मिक साहित्य हो गए। अगर हम धर्मेतर साहित्य को देखें, धर्मेतर साहित्य मतलब नॉन रिलीजियस जो टेक्स्ट हैं, अगर हम उनको भी देखें तो हम पाते हैं कि एक प्रदेश के रूप में भारत का जो प्रथम सुनिश्चित उल्लेख 6वीं शताब्दी में मिलता है, जो कि वर्णित है ऋषि पाणिनि के द्वारा। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी नामक पुस्तक में भारत शब्द का प्रयोग किया है, भारत के बारे में वर्णन किया है। तो ये एक स्रोत हो गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि इत्सिंग ने भारत के लिए आर्य देश या ब्रह्म देश शब्द का प्रयोग किया है। तो इत्सिंग भी भारत के लिए आर्य देश या ब्रह्म देश शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऋषि पातंजलि ने आर्यावर्त शब्द का, ऋषि पातंजलि का जो समय है वो लगभग 150 ईसा पूर्व माना जाता है। 150 बीसी का जो टाइम है वो पतंजलि का समय माना जाता है। तो वो भारत के लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ धर्मेतर साहित्य हैं जो कि भारत के बारे में वर्णन करते हैं। ठीक है साथियों, इसके बारे में हम लोगों ने ये देखा, ये कुछ रेफरेंसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि जो एक भारत में एक दुष्यंत और शकुंतला होते, दुष्यंत और शकुंतला जो कि भरत जाति से के वंशज थे। तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, जो कि चक्रवर्ती सम्राट हुए।
तो उनके नाम पर भी भारत देश का नाम रखा गया, ऐसा प्रतीत होता है। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि जो रघुकुल के जो राम के जो भाई थे भरत, उनके नाम पर भारत नाम रखा गया। तो ये अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं यानी राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, वो राम के जो भाई भरत हैं उनके नाम पर वर्णित मानते हैं। तो ये भारत का एक तरीके से भारत नाम की उत्पत्ति देखी जाती है। तो छात्रों, आज की क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किस तरीके से भारत नाम यानी इंडिया शब्द का उत्पत्ति हुई है या आर्यवर्त शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अगर हम संक्षेप में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत नाम का जो पहला हमें वर्णन मिलता है वो मिलता है हमको ऋग्वेद में, ठीक है, भरत जाति के रूप में मिलता है, भरत कबीले के रूप में मिलता है। इसके अलावा विष्णु पुराण में भारत की ज्योग्राफी को डिफाइन किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ चीनी स्रोत हैं, चीनी स्रोत भी भारत को तिएंचु अथवा चुआंतु कहते हैं। फेंसांग ने भारत के लिए यिंतु शब्द का प्रयोग किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इत्सिंग का कहना है कि हिंदू नाम का प्रयोग केवल उत्तरीय जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो इत्सिंग कहता है कि जो भारत का जो प्रयोग है, हिंदू शब्द का जो प्रयोग है, वो केवल उत्तरी जनजातियों के लिए किया गया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि 5वीं-6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो पाणिनि हैं उन्होंने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में भी इस शब्द का यानी भारत का प्रयोग किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पतंजलि ने भी लगभग 150 ईसा पूर्व में आर्यभट्ट शब्द का प्रयोग किया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं जो कि भारत के बारे में डिफाइन करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो महाभारत है, महाभारत जो ग्रंथ है उसमें भी भारत शब्द आया है, यानी कि महाभारत यानी भारत का विस्तृत वर्णन, महा एक्सप्लेनेशन हम इसको कह सकते हैं, वो महाभारत है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि महाभारत में जैसे श्रीमद् भागवत गीता में देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को जब उपदेश देते हैं तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब भारत में धर्म का एक डिक्रीजमेंट होता है, धर्म की जब तक अवनति होती है, यानी भारत शब्द का प्रयोग हमें श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से भारत शब्द का उत्पत्ति हुई है। छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की जो क्लास है भारत शब्द की उत्पत्ति, इंडिया टर्म का इमर्जेंस कैसे होता है, ये आपके समझ में आया होगा। छात्रों, अगर कोई भी आपको डाउट हो, इससे जुड़ा हुआ अगर कुछ और क्लेरिफिकेशन चाहिए होगा तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो छात्रों, आप पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो हमसे डिस्कस करते रहिए। नमस्कार, आप लोग अपना ख्याल रखिए।